हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद सर। एक बार फिर से हम सब एक नए टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? क्रैमर पद्धति। सबसे पहले बात ये आती है कि हम क्रैमर पद्धति का यूज़ कहाँ पे करते हैं। मतलब जैसे जो अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, युगपत समीकरण को सॉल्व करना, वही क्वेश्चंस को हम निश्चयक पद्धति यानी क्रैमर पद्धति से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस में यानी जब आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसमें कभी कभी क्वेश्चंस को निश्चयक पद्धति या क्रैमर पद्धति के रूप में पूछा जाता है, यानी दोनों नेम सेम होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चंस में निश्चयक पद्धति पूछा जाए या क्रैमर पद्धति पूछा जाए, हम एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इस युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला टॉपिक जो होना चाहिए वो ax प्लस by इक्वल्स टू c को कंपेयर करने के बाद ही, यानी तुलना करने के बाद, जैसे हमने 9th में कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। सबसे पहले देखेंगे कुछ नियम मैंने आपको लिख के दिए हैं। जैसे नियम देखिए, सबसे पहले निश्चयक पद्धति को सॉल्व करने के कुछ नियम्स होते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी समीकरण को, यानी आपके पास दो समीकरण दिए जाएंगे, उन दोनों में से हर एक को सबसे पहले आप ax प्लस by बराबर c इस रूप में आपको लिखना होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जितने भी चर पद होंगे उसको आप लेफ़्ट साइड पर रखोगे, और जितने भी अचर पद यानी जो नंबर होंगे जिसमें x और y नहीं लगा होगा उसको हम राइट साइड पर लिखेंगे। तो ये पहला नियम हमारा होता है। क्या? सबसे पहले समीकरण को ax प्लस by बराबर c के रूप में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि हम डी मतलब निश्चयक, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, निश्चयक निकालते हैं। अब निश्चयक का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मैंने डायरेक्ट लिखा है, और करके देखो, लिखा है डायरेक्ट a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। उसको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में x1 x2 y1 y2 लिखा है। क्रॉस मतलब तिर्यक गुणा आप तो जानते होंगे, वही करना है हमको। मतलब x1 और y2 का गुणा किया और y1 और y2 का गुणा किया और दोनों को आपस में माइनस कर दिया। जो निश्चयक का फॉर्मूला होता है वही dx का, वही dy का होता है। कहने का मतलब है आपको हर बार निश्चयक ही निकालना है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमको जब x दिया जाएगा तो उसके कुछ अलग स्टेप बन जाते हैं, dy दिया जाएगा तो उसके कुछ अलग स्टेप बन जाते हैं। तो और पांचवा स्टेप हमारा क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला है, x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी। ये हमेशा याद रखना। बोर्ड में एक नंबर के लिए, यानी जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें कभी कभी क्या 90% हमेशा चांसेस रहते हैं कि क्रैमर पद्धति से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस इस सूत्र पर आ जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम इस बॉक्स में किस किस नंबर को कहाँ कहाँ पर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे। जब भी हम डी का ब्रैकेट बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, जो चर पद का रहेगा गुणांक, हम हमेशा डी के कोष्टक में वही लिखते हैं। सिर्फ चर पद मतलब जिसमें x और y लिखा होगा उसी के गुणांक को हम डी वाले कोष्टक में डालेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट, dx वाले ब्रैकेट में यानी कोष्टक में हम लोग क्या डालते हैं? तो dx में x पूछ रहा है तो इसलिए जो x का प्लेस होगा, मतलब जो पहला स्थान होगा, उसके स्थान पर हम लोग अचरांक लिखते हैं। अचरांक मतलब जो नंबर दिया जाता है। उसके बाद जो y का प्लेस है, y के प्लेस पर y की वैल्यू, यानी जो आपके समीकरण में y का नंबर दिया जाएगा उसी नंबर को y के प्लेस पर रख देना है। अब dy की बात करते हैं तो dy में किसके बारे में पूछा है? y के बारे में। तो y के प्लेस पर अचरांक को लिखेंगे और x के प्लेस पर x की वैल्यू। कहने का मतलब है सिर्फ d को छोड़ करके dx पूछा तो x के प्लेस पर अचरांक लिख देंगे, dy पूछा तो y के प्लेस पर अचरांक लिख देंगे। अचरांक मतलब जो जिसमें नंबर, सिर्फ नंबर होता है, चर पद नहीं होते। तो समझ में आई बात? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अब एक बात ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ निश्चयक पूछे तो सिर्फ हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। फिर से सुनो, क्वेश्चंस में यानी आपके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा कि इसका निश्चयक मान बताओ तो हम क्या निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ डी। और यदि निश्चयक पद्धति से समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोला तब हमको ये पाँचों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये देखो, एग्जाम्पल में निश्चयक का मान पूछने के लिए बोल रहा है, तो एक मैं समझाऊंगा, बाकी दो प्रैक्टिस करना।
जो डाउट रहेगा तो जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा या फिर ऑन द वे ग्रुप में डिस्कस हम लोग करेंगे। जो भी कुछ डाउट रहेगा आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, उस ग्रुप में वो भी मैसेज सेंड कर देना, मैं फिर से उसका वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है। देखिए 5 7 3 9, 5 को ए माना, 7 को सी माना, 3 को बी माना, 9 को डी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3 इंटू यानी बी इंटू सी, तो 3 इंटू 7, मतलब तिर्यक गुणा कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। तो 9 5 यानी 9 5 45 और 7 3 21, बीच में क्या है माइनस। जो नंबर बड़ा साइन भी उसी का देना। कौन बड़ा है 45, 45 का साइन प्लस, 45 में से 21 माइनस करेंगे तो 24। वैसे ही n वाला देख लीजिए, तिर्यक गुणा करना है तो -8 का 4 में गुणा किया, बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा, रहे या ना रहे, माइनस, फिर ब्रैकेट में b इंटू सी, बी की वैल्यू क्या है -3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2। अब ध्यान देना, यहीं पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस को हमेशा भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का गुणा अगर प्लस में किया जाता है तो आंसर में क्या आता है माइनस। तो देखते हैं 8 क्या है माइनस और 4 क्या है प्लस, तो -8 और +4 में करेंगे तो -32। क्लियर, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है माइनस। इधर जाते हैं, माइनस है, माइनस बीच में एज इट इज रख दिया। तो फिर उसी तरह से -3 और +2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा -6। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हमने गुणा किया था, तो जब भी माइनस के बाहर यानी माइनस के बाहर ब्रैकेट हो तो हमेशा गुणा करते हैं, और कुछ भी ना हो तो हम जोड़ते हैं। ध्यान में रखना, फिर से बात सुनना ध्यान से, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस का अंदर वाले साइन से गुणा करते हैं, और यदि ब्रैकेट को यानी कोष्टक ना हो तो माइनस माइनस को हम जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, -32 को एज इट इज लिखा और माइनस के बाद ब्रैकेट है, इसलिए माइनस का माइनस में क्या कर दिया गुणा। तो गुणा करने पर क्या आता है प्लस, जोड़ने पर माइनस, तो -32 + 6 कौन बड़ा है 32। 32 का साइन क्या है माइनस, तो हम लोग दे देंगे साइन माइनस का। 32 में से 6 घटाया तो 26। समझ में आई बात। तो ध्यान से, ये माइनस और प्लस का ही खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे चैप्टर में, यानी अलजेब्रा में ही। तो हमको माइनस में ध्यान देने, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और माइनस को ध्यान देते हुए बाकी नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चंस जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, मैं बार बार यही कहूँगा आपसे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं, मेथड हैं, जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे तरीके से, जो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तब, क्योंकि यहाँ से हम आपको एक सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये नियम आपको समझ में आ गया। उस नियम को क्लियरली तरीके से आपको बुक में दिया है, जिसको मैंने स्टार मार्क करके दे दिया है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि इन्हीं 5 नियमों को आपको जब भी फॉलो करोगे तो क्रैमर पद्धति आपकी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने राउंड बनाया है, इसका मतलब क्या है, d = 0 तो हल का रूप क्या होगा, सामान्य हल संभव न हो तो समीकरण का रेखा का स्वरूप क्या होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझना तो चाहिए ना कि क्रैमर पद्धति होती क्या है। सिर्फ हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना होता है, ताकि हम लाइफ में कभी भी चैप्टर आ जाए, किसी को भी हम पढ़ा सकें, या हमारा एग्ज़ाम हो कोई, तो हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ये सारे नियम, पॉइंट टू पॉइंट, कृतियाँ जितने भी हैं, मैं एक पॉइंट भी आपको नहीं छोड़ूंगा। जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा उसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पर अच्छे से मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आप किस रास्ते से सॉल्व करोगे, ताकि आपका मैथ जो होगा मैथ पर कमांड बन जाए, और मैथ में आप 40 में से 40 स्कोर कर सको। क्लियर हुआ। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे पहले का तीसरा कराऊंगा और दूसरे में फर्स्ट एंड फोर्थ करा दूंगा। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपको प्रैक्टिस करनी हो वो मैं होमवर्क दे दूंगा, प्रैक्टिस करना। बाकी का क्वेश्चन जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का तीसरा, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे फर्स्ट एंड सेकेंड तो कर लेंगे, थर्ड में थोड़ा डाउट होता है। तो देखते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड देखिए। सबसे पहले क्या है, 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। मैंने क्या बोला, जब भी निश्चयक पूछेगा हमें सिर्फ तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा का फॉर्मूला क्या है, यानी सूत्र क्या है, a × d - b × c। तो 7/3 गुणे 1/2 माइनस b की वैल्यू 5/3 गुणे c 3/2।
अभी ऊपर से ऊपर, गुणा में क्या करते हैं, सामने का सामने से गुणा। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस से बीच में माइनस दे दिया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब अगर हर समान हो तो ऊपर जैसी वैल्यू वैसे लिख देने का। तो हर दोनों में 6, मैंने 6 लिख दिया। 7 माइनस 15 लिख दिया। कौन बड़ा है, 15। 15 का साइन माइनस, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 8 और साइन दे देंगे माइनस का। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, एक चीज़ याद रखना आपको, अगर कुछ भी डाउट लगे आपको, थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो जो ग्रुप दिया जाएगा उसमें आप डिस्कस करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो सीधे मुझे मैसेज करोगे कि सर यहाँ पर हमको डाउट है, तो उस वीडियो को यानी दोबारा मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल तरीके से उसको और समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं हम क्रैमर पद्धति। ये तो अभी हमने सीखा कि निश्चयक का मान कैसे निकालते। अब हम निश्चयक पद्धति यानी क्रैमर पद्धति से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ध्यान में रहे, उन्हीं 5 नियमों का पालन करना है। चलिए लेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, मैंने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कराया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट। आपके पास 2 समीकरण है, ध्यान से देखना। 3x - 4y = 10 पहला समीकरण, 4x + 3y = 5 दूसरा समीकरण। मैंने पहला नियम क्या लिखा था कि ax + by = c इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो ऑलरेडी सारे चर पद लेफ्ट साइड पर हैं और सारे अचरांक पद यानी 10 और 5 जो अचरांक पद है वो हमारा राइट साइड पर है। इसका मतलब पहला नियम तो इसने ऑलरेडी फॉलो कर दिया है। अब हमको डायरेक्ट सेकेंड नियम पर जाना है। सेकेंड नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी मतलब निश्चयक, डिटर्मिनेंट। डी का फॉर्मूला क्या होता है, a × d - b × c। ध्यान रहे सबका यही फॉर्मूला होता है, डी पूछे, dx पूछे या dy पूछे। बस थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है, कोष्टक का। कोष्टक में हम कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखेंगे इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले डी देखो, मैंने क्या बोला था, डी में सारी वैल्यूओं को जो चर पद की वैल्यू रहेगी यानी चर पद का जो गुणांक रहेगा उन्हीं चर पद के गुणांकों को हम सिर्फ डी के कोष्टक में रखेंगे। फिर से सुनो, डी में के कोष्टक में चर पद के जितने भी गुणांक रहेंगे सिर्फ उन्हीं को हम उस कोष्टक में रखने वाले हैं। मतलब चर पद का क्या गुणांक है बताओ, यक्स का गुणांक देखो 3 और 4 है, इसलिए मैंने 3 और 4 लिख दिया। फिर y का गुणांक क्या है, -4 और +3, तो -4 और +3 रख दिया। ध्यान रहे जो साइन रहेगा साइन के साथ में रखना, यानी इसमें हमको अचरांक से कुछ लेना देना नहीं। अब तिर्यक गुणा कर देना है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो बीच में साइन माइनस और -4 है तो -4 × 4 का, तो 3 3 जा 9, बीच में साइन माइनस तो माइनस दे दिया, 4 4 जा कितना होता है 16, तो माइनस का गुणा माइनस, माइनस के बाद क्या आ गया ब्रैकेट यानी कोष्टक, तो क्या कर देंगे हम गुणा, और गुणा करते हुए क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 और 16 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25, यानी डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 25। तीसरा नियम क्या कहता है, अब हम dx निकालेंगे। चलो dx के पास चलते हैं। dx में ब्रैकेट में क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर यक्स है तो यक्स का जो प्लेस होगा उसके स्थान पर अचरांक लिख देंगे और y के प्लेस पर y की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चंस में अचरांक क्या है आपका 10 और 5, तो मैंने क्या किया है 10 और 5 यक्स के प्लेस पर रख दिया और y के प्लेस पर y की वैल्यू क्या है देखो -4 और +3, तो मैंने भी इधर लिखा है -4 और +3। फॉर्मूला वही a × d - b × c। वेरी गुड। अब देखो फिर तिर्यक गुणा करना है, 10 का 3 से, 4 का 5 से, तो 10 का 3 से किया माइनस लगेगा सब में, फिर -4 × 5, तो 5 4 जा 20 -20 और माइनस के बाद फिर ब्रैकेट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 यानी 50। अब हम क्या निकालेंगे dy, फिर से वही बात y है इसलिए y के प्लेस पर क्या आएगा अचरांक, तो y अचरांक क्या है आपका 10 और 5, तो मैंने y के प्लेस पर ध्यान देना, y पूछा तो y के प्लेस पर अचरांक, x पूछा तो x के प्लेस पर अचरांक। अभी 10 5 लिख दिया तो x के प्लेस पर क्या लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 लिख दिया। फिर फॉर्मूला वही a × d - b × c। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट, तिर्यक गुणा करना है, 3 का 5 से, 10 का 4 से, बीच में क्या कर देना है माइनस का, तो 3 बचे 15 - 10 चौका 40, कौन बड़ा है 40, 40 का साइन माइनस दे दिया आंसर में, 40 में से 15 घटाया तो 25, यानी dy की वैल्यू क्या आ गई -25। हमारा लास्ट स्टेप यानी पांचवा स्टेप क्या, पांचवा नियम क्या कहता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला क्या है, x = dx/d, dx की वैल्यू क्या है 50, d की निकाली है हमने देखो 25, तो 25 का 50 में 25 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2,
y की वैल्यू फार्मूला क्या होता है dy बाई डी, dy की वैल्यू -25/25, d की वैल्यू है तो 25 × 25 यानी y की वैल्यू क्या आ गई -1। इस वीडियो को बार बार जब तक समझ में ना आए बार बार देखना रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूँ तो पूछ नहीं सकता कि किसको समझ में आया किसको नहीं। जिसको भी नहीं समझ में आता है बार बार आप इस वीडियो को देखोगे, समझने का ट्राई करोगे, फिर भी नहीं समझ में आया तब हमसे पूछ सकते हो आप, जो ग्रुप आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फैलते हैं, हमारा 2 का 4th। देखो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड यानी 6x - 4y इक्वल्स टू -12, 8x - 3y बराबर -2, यानी सारे चर पद एक साइड और सारे अचरांक पद दूसरे साइड, यानी ax + by बराबर c को ये फॉलो करता है, यानी हमारा पहला नियम प्रूव हो गया। दूसरा नियम डायरेक्ट डी निकालेंगे। डी में क्या लिखना है हमको, जो कोष्टक रहेगा उसमें सिर्फ चर पद के गुणांकों को लिखेंगे। तो x का गुणांक देखो 6 और 8 मैंने लिख दिया, y का गुणांक क्या है -4 - 3 मैंने लिख दिया, फॉर्मूला वही रहेगा a × d - b × c। अब तिर्यक गुणा करना है 6 का -3 से, -4 का 8 से, लेकिन बीच में साइन माइनस का तो माइनस देने का। अभी 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 का 3 में तो कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, माइनस है तो माइनस दे दिया, बीच में माइनस का साइन, 8 × 4 = 32 तो माइनस है तो माइनस दे दिया। अब फिर से देखेंगे माइनस के बाद क्या है ब्रैकेट, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, -18 + 32 कौन बड़ा है 32, 32 का साइन क्या होगा प्लस, 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई 14। फिर हम dx निकालेंगे, dx में क्या आया x, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे अचरांक पद और y के प्लेस पर y की वैल्यू। अब आती है dx की वैल्यू, x की वैल्यू आई, x के प्लेस पर क्या रखना है अचरांक पद। अचरांक पद कौन सा है -12 - 2, तो मैंने x के प्लेस पर रख दिया। अभी y का प्लेस, तो y के प्लेस पर y की वैल्यू क्या है -4 और -3, एज इट इज़ रखा, फॉर्मूला वही रहेगा a × d - b × c। तो उसके बाद फिर क्या करना है तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में क्या करेंगे -12 का -3 से गुणा और -4 का -2 से गुणा, बीच में साइन माइनस का ही आएगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 12 में 3 का गुणा करेंगे 36, बीच में माइनस है माइनस दे दिया। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, तो माइनस माइनस का प्लस, 36 में से 8 घटा दिया कितना आ जाएगा 28। वैसे ही अब dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू में क्या कहता है y आया तो y के प्लेस पर क्या लिखेंगे अचरांक पद और x के प्लेस पर x की वैल्यू, तो y दे दिया तो y के प्लेस पर मैंने अचरांक पद लिखा है -12 और -2 और x के प्लेस पर x की वैल्यू क्या है 6 और 8। फिर से क्या करना है तिर्यक गुणा, 6 का -2 से, -12 का 8 से, बीच में क्या कर देना है माइनस का साइन, तो 6 दूना 12, माइनस है तो -12, बीच में माइनस का साइन लिख दिया। फिर 12 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 और माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाता है माइनस। देखो फिर माइनस के बाद क्या है ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और -12 एज इट इज रह जाएगा। तो कौन बड़ा है 96 की 12, 96 का साइन क्या है प्लस, तो 96 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 84, यानी dy की वैल्यू क्या आ गई हमारी 84। उसके बाद देखते हैं x बराबर क्या होता है dx बाई डी। dx की वैल्यू क्या निकाला है हमने 28 और d की वैल्यू क्या निकाला है 14, तो 14 को 28 में यानी 28 में 14 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी, dy की वैल्यू 84 निकाला है, d की वैल्यू 14, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी y की वैल्यू आ गई 2 और 6। बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, जो डाउट रहेगा उसको हम ग्रुप में फिर से डिस्कशन करेंगे। दूसरा चीज़ कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ आपको। होमवर्क में क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, कृति नंबर 1 और कृति नंबर 2, कृति 1 और 2 को आपको फिलअप करना है और ग्रुप में सेंड करना है सभी को, जितने भी बच्चे ग्रुप में होंगे सभी का ग्रुप में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आना चाहिए। यानी कृति को आप पूर्ण करोगे, सॉल्व करोगे और ग्रुप में आपको भेजना पड़ेगा। ये सबके लिए होमवर्क है, कृति नंबर 1 और कृति नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 को सीधे ही अपने रफ वर्क पर प्रैक्टिस करोगे। ध्यान रहे मैंने आपको 2 बुक बनाने के लिए बोला है, पहला एक फेयर और दूसरा रफ वर्क। फेयर में आपको क्लियरली तरीके से एक क्वेश्चंस एक बार और रफ वर्क में एक क्वेश्चंस 2-2 बार आपको प्रैक्टिस किए हुए चाहिए, क्योंकि जब मैं बाद में आपका बुक चेक करूँगा तो वहाँ पर सारे क्वेश्चंस 3 नंबर होने चाहिए, यानी एक बार आपके फेयर में और 2 बार आपके रफ वर्क में। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना जो समझ में नहीं आता है ग्रुप में पूछो और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा होल्ड डाउन करना, जब हम सामने मिलेंगे तो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे।
क्लियर तरीके से हुआ ये कुछ एग्जांपल्स। और अगर आपको एक्स्ट्रा इसके बाद भी कुछ करना हो सॉल्यूशंस तो आप प्रैक्टिस सेट में से यानी जब का प्रैक्टिस सेट है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ ये आप ट्राई करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना। बाकी आगे के वीडियो में मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।